हेलो दोस्तों, आज की जो कि सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेंगे कि आपका जो कि फिजिक्स का जो क्या है 10th का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग विषय सूची डाल दी है। तो यहाँ पे 1 नंबर में है प्रकाश का परावर्तन। 1 नंबर में प्रकाश का है परावर्तन, दूसरा में प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा में है मानव नेत्र, चौथा में विद्युत धारा, पाँचवा में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, छठा में है ऊर्जा का स्रोत। तो सबसे पहले हम डील करेंगे इसमें जो कि प्रकाश का परावर्तन। आज इसका हम वीवीआई सब्जेक्टिव जो भी होगा आज वो हम देख लेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम हॉल में, प्रकाश से आप क्या समझते हैं। आप लोग आंसर मिल गया। प्रकाश वायु भौतिक कारक हैं जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। प्रकाश व वायु भौतिक कारक जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। या दूसरा डिफिनेशन आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसे गमन करने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या तो प्रकाश के विद्युत का गमन करने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए प्रकाश स्रोत का आप लोग अब गुण जान लेते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। प्रकाश स्रोत के गुण जान लेते हैं। प्रकाश फर्स्ट में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा में है प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। तीसरा में प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में सबसे अधिक होती है। कौन सी में अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे निर्वात या हवा में। चौथा में वायु निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल होता है। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.8 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलिए यहाँ पे गुण जान लेते हैं, जान लिए आगे। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और दूसरा है पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 8 में है प्रकाश स्वयं अदृश्य रहते हैं परंतु वस्तु को दृश्य योग्य बनाते हैं। 9 में है आँख और प्रकाश एक दूसरे का पूरक हैं। क्या है? आँख और प्रकाश एक दूसरे का क्या है? पूरक हैं। प्रकाश के गमन करने के माध्यम आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक बंडल होती है जिसे फोटोन कहते हैं। आप लोग आज समझ लेते हैं। अगला प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, क्या जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य, चंद्रमा, लैंप इत्यादि। अगला है प्रकाश के स्रोत के प्रकार। प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब इसका हम प्रकार पढ़ेंगे, प्रकाश स्रोत का प्रकार। फर्स्ट यानी कि प्रकार है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में डिबिया, लैंप इत्यादि। क्या मानव बनाया है? अनेक आदमी ने, कोई आदमी ही बनाया। डिबिया को कोई, अब जानते हैं कि आप लोग महिला बनाते हैं। लैंप को कारखानों में बनाया था, क्या तो आदमी ही नहीं बनाया, तो उसी को कि प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। चलिए आप जानते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये जैसे में जान लेते हैं एग्जाम्पल में, सूर्य, चंद्रमा, भगजोगनी। सूर्य को ना कोई आदमी बनाया है बल्कि वह प्राकृतिक का देन है। चंद्रमा भी, भगजोगनी भी। चलिए आप समझ लेते हैं परादीप्त या दीप्त वस्तु। तो जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे परादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारा, चंद्रमा इत्यादि। अब आज जान लेते हैं अदीप्त वस्तु।
अदीप्त वस्तु वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में लालटेन, किताब, बेंच इत्यादि। आप जानते हैं किरण कैसे कहते हैं। किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस पथ पर सरल रेखा गमन करती है उसी पथ को किरण कहते हैं। इसका पूरा जान लेते हैं। किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस पथ पर गमन करते हैं उसी पथ को किरण कहते हैं। जैसे में आप लोग नोट में देख लीजिए, प्रत्येक यानी सीधी रेखा में गमन करते हैं, इसको निरूपित करता है। चलिए किरण पुंज आप जान लेते हैं, किरण पुंज जान लेते हैं। ठीक है, किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक किरणों के समूह हो गया, इसको हम किरणपुंज कहते हैं। तो आप अगला है किरणपुंज के प्रकार। तो किरणपुंज के प्रकार कितने प्रकार का आप लोग एग्जाम में हो सकता है पूछ सकता है आपको, किरणपुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग तो बताइएगा। आंसर में 3 होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। आप आगे जान लेंगे। अपसारी किरणपुंज, इसका डिफिनेशन। अपसारी किरणपुंज वह किरणपुंज जिनकी एक बिंदु से निकलकर आगे बढ़ने पर फैलती जाए तो ऐसी किरणपुंज अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जो कि समझ लेते हैं। एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, इधर से आगे ये बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा। क्या हुआ? एक ही बिंदु पर से क्या हुआ? आगे फैलते गया। इसी को बोलता है अपसारी किरणपुंज। चलिए अब समझ लेते हैं अभिसारी किरणपुंज। वह किरणपुंज जो सभी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं वैसी किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु है, इधर से ये भी आया, इधर से ये भी आया, इधर से ये भी किरण, इधर से ये भी किरण, इधर से क्या हुआ? आकर इस बिंदु पर इकट्ठा हुआ है। आप ये तीर देख लीजिएगा, जिस तरफ रहेगा उस तरफ से अनेक उसका मुंह रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इस बिंदु पर आकर इकट्ठा हुआ, इसको बोलता है अभिसारी किरणपुंज। आप जान लेते हैं समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज वह किरणपुंज समांतर हो उसे किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहते हैं। वह किरणपुंज जो समांतर हो उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, क्या है? समांतर है, पैरेलल क्या है? समांतर है। इसको मतलब समांतर किरणपुंज। अब हम समझ गए कि अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज। तो अब आगे हम पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के किरणें आंशिक से आर पार कर जाती हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आपको मान लीजिए टॉर्च एक कांच है, क्या कांच का एक मान लीजिए टुकड़ा है। इस टुकड़ा से ऐसे टॉर्च बाढ़ते हैं, जैसे इधर से बाढ़े हैं, इधर से क्या हुआ? रोशनी पार कर गया है। रोशनी पार गया जिसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जो आर पार कर जाता है कांच का टुकड़ा से, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे में आप लोग देख लीजिए, कांच, पानी, हवा। पानी भी मारेगा टॉर्च तो सीधा नीचे तक दिखाई पड़ता है, हवा मारिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा रोशनी चला जाएगा। डैश इत्यादि, यानी कि बहुत सारे हैं। तो आगे पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ। चलिए आगे है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक भाग आर पार नहीं कर सकते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, जैसे फिगर में आप लोग, एक कांच के कोई टुकड़ा यानी कि मोटा वाला टुकड़ा है कांच का, क्या है? मोटा वाला सबसे अधिक। क्या इस साइड से रोशनी मारे यानी कि टॉर्च, तो इस साइड से यानी कि इस साइड ने आर पार कर किया हुआ है। तो यानी कि आप समझ लीजिएगा अपारदर्शी पदार्थ हैं। चलिए आप समझ लेते हैं पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक भाग आर पार होती हैं उसे अपारदर्शी पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ अब हम लोग फिगर में समझ लेते हैं। माने जैसे कि फिगर है, इसमें से आंशिक भाग उसको बोलता है जो को थोड़ा थोड़ा रोशनी यानी कि इधर निकल जाएगा, थोड़ा हल्का सा नाम मात्रा की रोशनी निकलता है, उसे बोलता है आंशिक भाग। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे
बढ़ते हैं। आगे है उसी का डिफिनेशन, वैसा वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, पतला पन्नी, कागज पर तेल छिड़का हुआ भाग। चलिए आप पढ़ते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश, इसका डिफिनेशन जानते हैं। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करती है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करते हैं उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे में हवा, कांच, तेल, पानी। मान कर रखिए जिधर से यानी कि रोशनी जाता है उसी को बोलता है माध्यम, यानी कि जिस रास्ते से भेजा जाएगा ना उसी को बोलता है माध्यम। चलिए आप प्रकाशीय माध्यम के प्रकार पढ़ लेते हैं। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार देखिए, फर्स्ट में समगायी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। तो आप लोग को ध्वनि के दो ही प्रकार होते हैं। समगायी माध्यम का हम पढ़ लेते हैं। वह माध्यम जिसमें घनत्व सभी जगह एक समान होती है उसे समगायी माध्यम कहते हैं। अर्थात समगायी माध्यम में प्रकाश सरलीय पर गमन करती हैं, सरल रेखीय पर कहते हैं गमन करती हैं। विषमांगी माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें घनत्व सभी जगह एक समान नहीं हो। अर्थात विषमांगी माध्यम में प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गमन करती हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है VVI, जो कि आप लोग को हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग VVI मार लेंगे। क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इनके नियमों को लिखे। तो उत्तर में प्रकाश का परावर्तन, तो इसका डिफिनेशन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम फिगर में समझ लेते हैं। चलिए फिगर आप लोग समझ लीजिए। जैसे में वह आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये बिंदु है P है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकरा कर जाने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसमें जो आई है ये आपतन कोण हुआ, R हुआ परावर्तन कोण है। बीच वाले जो एंगल डैंड वाला है, लाइन बड़ा है, छोड़ के लाइन दिया हुआ है, ये होता है, इसको बोलता है अभिलंब। ये हुआ समतल दर्पण। क्या हुआ, ये समतल दर्पण है। कोई चीज समतल दर्पण है। आपतित किरण आने वाली किरण हुआ, ये जाने वाली किरण परावर्तित किरण हुआ। ये आपतन कोण है। इस साइड वाले को बोलता है आपतन कोण, इसको बोलता है परावर्तन कोण। ये डिग्री जो है छोटा सा जैसे आए लाइन में खींचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। चलिए अब इसके प्रकार को पढ़ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। चलिए देखिए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एगो नियमित एगो अनियमित। सबसे पहले हम जान लेंगे नियमित परावर्तन, उसके बाद जानेंगे अनियमित परावर्तन। चलिए नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वे नियमित रूप से परावर्तन हो जाते हैं। ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र में आप लोग देख लेंगे, ये यानी कि समतल दर्पण है, कोई भी है यानी कि है, तो यहाँ से आया सीधी, यहाँ से इस बिंदु पर आपतन बिंदु से डायरेक्ट टकराकर ऊपर चला गया, यानी दूसरे माध्यम में लौट गया, यानी कोई त्रुटि इसको नहीं हुआ, कोई परेशानी इसको नहीं हुआ, इसको बोलता है नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन देख लीजिए। उसके बाद है अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी एवं चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वे अनियमित रूप से परावर्तित होती हैं। इसे परावर्तित अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें देख लीजिए फिगर में आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यानी कि रुखड़ी से यानी कि समतल नहीं है,
इधर से आया इधर से चला गया, फिर इधर से आया इधर से, यानी कि इसको परेशानी है झेल जाने में, इसको बोलता है अनियमित रूप। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन संबंधित महत्वपूर्ण पद एवं उनके परिभाषाएं। सबसे पहले जानेंगे आपतन बिंदु। तो आपतित किरण परावर्तित सतह पर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। मान कर रखिए ये चित्र है, ये आपतित किरण यानी कि आने वाले किरण को आपतित किरण, ये पी जो बिंदु है इस पर जो मिलता है इसको बोलता है आपतन बिंदु। चित्र में ये पी जो इसको बोलता है आपतन बिंदु। चलिए आप समझ लेते हैं आपतित किरण। आपतित किरण प्रकाश के स्रोत से परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये समझ लिए, ये आपतन बिंदु हुआ आपतन, तो इसको यानी कि आपतित किरण, ये आने वाली सतह का परावर्तक सतह इसी को बोलता है, यानी कि आने वाली किरण जो है ये इसी को बोलता है आपतित किरण, जो कि चित्र में आप लोग भी देख सकते हैं लिखा हुआ। चित्र में आपतित किरण एपी है, ए और पी यही हुआ। अब नेक्स्ट है परावर्तित किरण। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तित सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये आने वाली किरण आपतित किरण हुआ, यानी कि परावर्तक सतह से टकराकर ये किरण आने के परावर्तित किरण ये लौट गया, इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। इस यहाँ से यहाँ तक के पी से सी तक के बिंदु को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, जो कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं। चित्र में पी से सी परावर्तित किरण है। आप जानते हैं आपतन कोण। आपतन कोण आपतित किरण एवं अभिलंब के बने कोण आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित करते हैं। देखिए आपतित किरण वो हुआ अभिलंब, अभिलंब के बीच के बने कोण यही है आई, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परावर्तन कोण। यह है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए फिगर में समझ लेते हैं। एवं अभिलंब हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये बीच को आड़ वाले जो कोण है इसी को बोलता है परावर्तन कोण, जिसमें नीचे लिखा हुआ है चित्र में आर कोण परावर्तन कोण है। चलिए आप पढ़ते हैं परावर्तन की नियम। परावर्तन के कितने नियम? तो दो नियम होते हैं। एक पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मान लीजिए आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु तीनों क्या हुआ? तो एक ही तल में होता है, उसी को बोलता है पहला नियम। चलिए दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या? तो आपतन कोण ये हुआ और परावर्तन ये कोण क्या? तो दोनों तो यानी कि बराबर होते हैं, आई बराबर आर। चलिए आप जानते हैं प्रतिबिंब किसके बोलते हैं? देखिए प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलता है इसको इमेज। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्लिष्ट होती हैं या उस बिंदु से अपसृष्ट होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के भी प्रकार है, तो आप लोग वो भी पढ़ ही लेते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं।
प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए पहले हम जान लेंगे इसका डिफिनेशन वास्तविक प्रतिबिंब का, और बाद में जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब का। तो सबसे पहले जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए यानी कि पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या जिस दूसरे बिंदु से अस्पष्ट होता हुआ मालूम पड़ता है उसे पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। चित्र में आप लोग समझ लें, जैसे में ए दी हुआ, ए इधर से आया किरण, ये किरण इधर से, ये किरण सीधे आया तो यहाँ से हुआ, यानी कि पहले बिंदु पे यानी कि मिलना। पहले बिंदु कहाँ हुआ? तो यहाँ हुआ, और जो कि यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हम समझ लेते हैं, उसका परिभाषा और देख लेते हैं। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हुआ जिसके इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ वस्तु हुआ, ये आँख हुआ, यानी कि दर्पण हुआ। ओ से एम क्या है? ओ से एम क्या है? ओ क्या है? वस्तु की दूरी है, ठीक ना। आई क्या? आई जो कि इसका है, ये इमेज है, यानी इसको बोला प्रतिबिंब। यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि ऐसे डैश डैश बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो कि है सामने बनता है। तो चलिए, तो ये हुआ। तो चलिए इसका हम समझ लेते हैं। यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब किसको क्या बोलते हैं? देखिए, ओ हुआ, ओ जो वस्तु है, आई जो है प्रतिबिंब है, ओ एम जो है, ओ एम। तो आप लोग समझ लीजिए, ओ एम समझ लेते हैं, देख लीजिए। ओ एम जो है क्या है? ओ एम वस्तु की दूरी, और वही आई एम जो होगा, ये वाला आई एम जो है, ये वाला आई एम यहाँ नहीं दिखता होगा, देख लीजिए। जो आई एम है ये हुआ प्रतिबिंब की दूरी। तो इसको जो ओ एम बराबर आई एम होता है। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आप लोग अंतर जान लेंगे, जो एग्जाम में हो सकता है पूछे जाते हैं। क्योंकि हम कॉन्फर्म नहीं कि बोलेंगे यही पे हो सकता है, तो दर्पण के यानी कि हो सकता है अंतर पूछ देगा, हो सकता है तो किसी का भी अंतर पूछ सकता है। इसीलिए आपको हम एक ए टू जेड यानी कि शुरू से हम करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन न छूटने वाले हैं आपको फिजिक्स में। चलिए आप समझ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं रियल इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। यह किरणें के वास्तव में कटने से बनता है, यानी कि यह किरणें जो रियल इमेज जो वास्तविक प्रतिबिंब में यानी कि वास्तव में कटने बनता है, और इसका जो काल्पनिक में यह किरणें के काल्पनिक कटने से बनता है। 3 दूसरा है ये रियल वास्तविक का हमेशा उल्टा होता है। इसमें काल्पनिक में यह हमेशा सीधा बनता है। 3 में यह दर्पण के सामने बनता है, तो यह दर्पण के पीछे बनता है। तो आप लोग 3 ठो यानी कि उदाहरण बहुत हो गया इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पैरा साथ में अब है दर्पण, तो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिरर। तो इसको आप समझ लीजिए, पॉलिश युक्त कांच का ऐसा चिकना सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है उसे दर्पण कहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसका दर्पण यानी कि किस टाइप का होता है, यानी कि दर्पण उसे बोलते हैं, यानी कि समझ लीजिए अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। इसमें यानी कि पॉलिश किया हुआ है। इसे यानी कि सिर्फ यहाँ बता है सिर्फ दर्पण किसको बोलता है। तो आप समझ लेंगे दर्पण के प्रकार, आप समझेंगे इसका जो यानी कि खंडित यानी कि इससे निकला हुआ है, यानी कि बाप से अब बेटा कैसे। तो इसका यानी कि उसका बेटा का नाम आप जान लेते हैं, उसका बेटा का नाम आप जान लेते हैं, जिसको वो बोलता है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो 2 टाइप का होता है। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग आंसर में मारिएगा 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण है वो गोलीय दर्पण। तो आप समझ लेते समतल दर्पण के पूरा डिफिनेशन। देखिए समतल दर्पण प्लेन मिरर, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग
समझ लीजिए यहाँ पे, यानी क्या ये शब्द का यानी कि परावर्तक सतह समतल यानी कि पूरा प्लेन हो, यानी कि पूरा प्लेन हो, उसी को बोलता है समतल दर्पण। ए बी जो कि समतल दर्पण है, ये जो नीचे हुआ है यानी कि पेंट किया हुआ रहता है दर्पण में, यानी शीशा में, उसको मिरर जो बोलते हैं। अगला हम जान लेते हैं, अगला होगा गोलीय दर्पण। अगला क्या होगा, यह बला गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जान लेते। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसे कलई की रहती है, या गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह गोलाकार हो। यानी कि यहाँ से एक डेफिनेशन होगा, यहाँ से दूसरा डेफिनेशन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, ये इसे चित्र बनाना है। और गोलीय आप पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार, तो आप गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे जिसको बोलता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये देख लीजिए, इस तरफ से होगा, ये हुआ अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का अब डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अवतल दर्पण देखिए इसका डेफिनेशन, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गहरा एवं धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए जैसे में एक अनेक गहरा है ये और धंसा हुआ है, इसका यानी कि वो बोलते हैं अवतल दर्पण। अब समझते हैं उत्तल दर्पण। प्यारे साथी, उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह उभरा एवं उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि उठा हुआ है, उभरा है, जिसको बोलता है उत्तल दर्पण। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा एवं पद जान लेते हैं इसके यानी दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग वक्रता केंद्र, यानी कि केंद्र यानी कि दर्पण में कहाँ होता है। तो इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। दर्पण जिस पूर्ण गोले का भाग होता है उसके केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से सूचित करते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं, इसका फिगर देख लीजिए, जो कि यानी कि अवतल दर्पण है, इसमें यानी कि बीच का जो सेंटर है इसको बोलता है वक्रता केंद्र। यह उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण उत्तल आप लोग पहचानेंगे कैसे। देखिए ये वाला जो कलेक्ट किया रहता है इससे यानी कि बाहर से रहेगा, अवतल दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में ये अंदर से रहेगा। अब यानी कि अवतल दर्पण में बाहर से, उत्तल दर्पण में अंदर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम वक्रता त्रिज्या। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। दर्पण जिस पूर्ण गोले दर्पण का भाग होता है उसे त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका यानी कि चित्र में देख लेते हैं। ये जो आर है इस सी से यानी इस सी से लेकर के आर तक की दूरी जो है ना इसको बोलता है वक्रता त्रिज्या, और ये सी जो है इसका ध्रुव है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रधानी अक्ष। इसका नेक्स्ट है प्रधान अक्ष, वह रेखा जो दर्पण के परावर्त वक्रता केंद्र सी एवं पी ध्रुव पी से गुजरती है उसे प्रधान्य अक्ष कहते हैं। इसका जो कि चित्र में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे यानी कि प्रधान अक्ष, यानी कि ये पी है और सी है, इसी को यानी कि ये जो जाता हुआ है यानी ये जो लाइन खिंचा हुआ है इसी को बोलता है प्रधान अक्ष। देखिए किसी भी दर्पण में, नोट में, किसी भी दर्पण में प्रधान अक्ष केवल एक होता है। आप समझ लीजिए यहाँ पे किसी भी दर्पण में क्या होता है, प्रधान अक्ष सिर्फ केवल एक होता है। ये न बोलना आप 4, 5, 10 होता है, वो यानी कि सहायक अक्ष होगा, यानी कि प्रधान अक्ष सिर्फ एक ही तो होता है। चलिए आप यानी कि समझेंगे सहायक अक्ष। आगे अब समझ लेते हैं सहायक अक्ष। वक्रता केंद्र और दर्पण स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को सहायक अक्ष कहते हैं। देख लीजिए वहाँ यानी सी है और पी है, तो आप लोग यानी कि ये यानी कि प्रधान अक्ष हुआ, इसको यानी कि यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ,
इस बीच वाला यानी कि ये जो लाइन हुआ इसी को बोलता है सहायक अक्ष। ये हुआ प्रधान अक्ष, ये वाला लाइन ये हुआ सहायक अक्ष। चलिए इसका नोट जान लेते हैं। नोट में सहायक अक्ष की संख्या अनंत होती है, यानी इस पे यानी सहायक अक्ष ये वाला है, ये वाला सहायक अक्ष जो है ये वाला, इसकी संख्या यानी कि अनंत हो सकते हैं, 2 4 5 6 7 8 10 भी हो सकता है, लेकिन प्रधान अक्ष सिर्फ एक ही तो होगा। अभी समझ लीजिए प्रधान अक्ष भी सहायक अक्ष भी होती है, यानी प्रधान अक्ष जो है यानी कि सहायक अक्ष जो है ना वो भी प्रधान अक्ष हो सकता है। तो चलिए अब इसका अंतर जान लेते हैं प्रधान अक्ष और सहायक अक्ष का। चलिए प्रधान अक्ष और सहायक अक्ष, पहले प्रधान अक्ष का जान लेते हैं। ये P एवं C से होकर गुजरती हैं। क्या होता है? ये P एवं C से होकर गुजरती हैं। और दूसरा यही है यानी प्रधान अक्ष का दूसरा, इसकी संख्या एक होती है। प्रधान अक्ष की संख्या कितनी होती है? एक होती है। प्रधान अक्ष के तीसरा में जान लेते हैं, ये सहायक अक्ष भी कहलाते हैं, यानी कि ये सहायक अक्ष भी कहलाता है प्रधान अक्ष। तो चलिए अब जान लेते हैं सहायक अक्ष का। एक नंबर का C एवं दर्पण से किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा है। सहायक अक्ष की दूसरा है, इसकी संख्या अनंत होती है। और सहायक अक्ष की तीसरी यानी कि यह प्रधान अक्ष होगी सकता है और या नहीं भी हो सकता है। चलिए यानी प्रधान अक्ष और सहायक अक्ष का अंतर हम जान लिए। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथी आप जानेंगे फोकस यानी किसको बोलता है। तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तक के बाद प्रधान अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं और इसे आप द्वारा सूचित करते हैं। देख लीजिए एवं प्रधान अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष से आने वाली किरणें यानी कि आने वाली किरणें ये हुआ, तो आने वाली किरणें ये भी हुआ प्रधान अक्ष। इस बीच आने वाली यानी बीच का ये जो सेंटर हुआ इसी को बोलता है फोकस। यानी कि आप जो है ना बीच वाले ये जो है ना इसी को बोलता है फोकस, जो कि आप लोग चित्र में देख लें। तो इसका यानी कि चित्र में देखिए, चित्र में बिंदु आप फोकस दूरी है, फोकस है, तो आप जान लेंगे फोकस दूरी किसको बोलता है? फोर्स लेंथ, इंग्लिश में बोलता है फोर्स, इसको लेंथ। चलिए इसका डिफिनेशन जानते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच के न्यूनतम दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे आप द्वारा सूचित करते हैं। चलिए फिगर में हम समझ लेते हैं। फिगर में यानी कि ये वाला यानी कि दूरी जो है ये वाला आप फोकस से सेंटर तक की दूरी इसी को बोलता है। और इसे फोकस दूरी का दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 आप लोग इसको यानी कि सूत्र को याद रखेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि इसका है वक्रता त्रिज्या और यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? दोगुनी होती है। अब जान लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण में एक नंबर परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में दूसरा नंबर, इसमें काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में तीसरा, इसमें सीधा एवं उल्टा दो प्रतिबिंब बनता है, यानी दोनों प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी। इसमें तीसरा में इसका फोकस वास्तविक होता है। चलिए इसका चौथा, इसका फोकस वास्तविक होता है, यानी कि अब उत्तल दर्पण का इसमें यानी चौथा, इसमें बना काल्पनिक प्रतिबिंब छोटा होता है। इसका पांचवा, अवतल दर्पण का पांचवा नंबर जान लेते हैं। इसमें बना काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है।
ये हुआ उत्तल दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण। नहीं समझेंगे देख लीजिए फिगर में, हुआ अवतल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण। अब अगला हम देखते हैं जो कि दूसरा है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन किसको बोलते हैं? समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग में और बायां भाग दिखाई पड़ता है, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप लोग इसको समझ लेंगे। आप लोग शीशा में लेकर जाइएगा, जिसको आर जो है सीधा है ना, तो यानी कि समतल दर्पण में जो क्या है आर इस तरह इस टाइप से दिखाई देगा उल्टा। लिख करके आपने यकीन नहीं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बी इस ऐसे लिखिए, सीधा लिखिएगा, इसमें उल्टा इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। आप लोगों ने तो दाएं भाग का कान आप पकड़े, लगता है बाएं भाग का कान पकड़े हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि आपको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक वृत्ताकार कांच की पाटिकाएं दिए जाए तो उन्हें आप कैसे पहचानेंगे? आप हो सकता है एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो आंसर में इसे पहचानने की दो विधियां हैं, यानी कि दो तरह से आप लोग पहचान सकते हैं। एक तो हाथ से छू करके और एक प्रतिबिंब बना करके। पहले हाथ से देख लेते हैं। दिए गए दर्पण के परावर्तक सतहों के छूने से यदि समतल दर्पण मालूम पड़े तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर गहरा एवं धंसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण तथा उभरा एवं उठा हुआ मालूम पड़े तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये समझ गए आप? यानी कि समतल दर्पण उसको यानी कि छू के यानी कि पता करेंगे, उसका यानी कि समतल होगा तो उसको बोलेंगे समतल दर्पण। जिसका गहरा एवं धंसा हो तो उसे अवतल दर्पण करेंगे, और जिसका उभरा एवं उठा हुआ रहेंगे उसको मालूम पड़ेगा, यानी कि उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट जो कि दूसरा अब है प्रतिबिंब बना कर करेंगे। देखिए, दिए गए दर्पण के निकट वस्तु को रखने से अगर काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। अगर वस्तु से प्रतिबिंब यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अब अवतल दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण के नेक्स्ट है गोलीय दर्पण एवं समतल दर्पण में अंतर। तो इसको हम आप लोग गोलीय दर्पण और समतल दर्पण में आप लोग अंतर लिख करके लाएंगे, और जो कि आपको आगे वीडियो मिलेगा, यानी का उसका जो कि यहाँ के प्रकाश का परावर्तन उसका अपवर्तन आपको आगे जो कि मिलेगा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आने आएगा वह। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह से रोज नए चैप्टर आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VVI आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।